फ्रेंड्स, आज हमें करनी है गणित की वर्कशीट और आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक है घातांक के नियम। यानी आज हम सीखेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के बारे में। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट में सबसे पहले एक छोटी सी रिवीजन हमें करनी है। तो चलो देखते हैं। हम पिछली कक्षा में सीख चुके हैं कि जब भी हम एक ही संख्या को बार बार गुणा करते हैं तो हम उसे घातांक के रूप में लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो 5 कितनी बार गुणा हो रहा है। 5 एक बार, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 5 को 7 बार हमने गुणा किया तो 5 को हमने 5 की घात 7 के रूप में लिख दिया। तो यानी एक ही संख्या यदि बार बार गुणा होती है तो हम उसको घातांक के रूप में लिख सकते हैं। जहाँ पर ये 5 जो था ये बड़ा लिखा गया, देखो ध्यान से, बड़ा लिखा है ना। इस संख्या को हम बोलते हैं आधार। और जो 7 इसके ऊपर टोपी के जैसे, जैसे आप सर के ऊपर टोपी पहनते हैं, वैसे इस 5 ने 7 की संख्या की टोपी पहनी है और इसको हम कहते हैं घातांक, यानी इंग्लिश में एक्सपोनेंट। तो 5 की घात 7 में जो नीचे लिखी संख्या है, जो बड़ी लिखी गई है, वह है आधार। और जो यहाँ ऊपर उसके सर पर टोपी की जो छोटी सी पहनाई गई है वह है उसका घातांक, यानी कि एक्सपोनेंट। अब इस रिवीजन के बाद हमें दोहराना है घातांक के नियमों को भी, जो हम पिछली कक्षा में सीख कर आ चुके हैं। तो चलो दोहराते हैं, यानी रिवीजन करते हैं हम अपने घातांक के नियमों की। तो आज की इस घातांक के नियमों में पहला नियम देखिए क्या है, जो आपने पहले पढ़ा हुआ है। नियम नंबर 1, a की घात m गुणा a की घात n बराबर होगा a की घात m जमा n के। तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि इसका क्या मतलब है। यानी दोनों ही आधार, देखो a की घात m कोई संख्या है और a की घात n कोई संख्या है। दोनों ही संख्याओं में जो आधार है, यानी जो नीचे लिखी हुई संख्या है a, वो एक समान है, एक जैसी है। और जो यहाँ पर इसका घातांक है, यानी इसकी पावर है, इसकी घात है, वह अलग अलग है और बीच में है गुणा का निशान। तो ऐसी स्थिति में ऐसे प्रश्नों को हम कैसे हल करेंगे। जो नीचे लिखी हुई संख्या एक जैसी थी, यानी जो आधार एक जैसा था, उसको हमने लिख दिया और बीच में क्योंकि गुणा का निशान था, तो ऐसी स्थिति में हमारी जो घातांक होती हैं, यानी जो संख्याएं घात के रूप में लिखी गई होती हैं, उनको हम जोड़ देते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर हमने क्या लिखा, m जमा n। उदाहरण समझते हैं इसका। जैसे कि आपके पास एक संख्या हो 2 की घात 5 गुणा में 2 की घात हो हमारे पास 3। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर ये जो नीचे लिखी हुई संख्या है, जो आधार है, जिसको मैंने बड़ा लिखा था, वो एक जैसा है और जो दोनों की घात है वो अलग अलग है, 5 और 2। तो इस स्थिति में, और बीच में है गुणा का निशान, तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे, जो आधार था तो उसको तो ऐसे ही लिख देंगे और गुणा होने की वजह से ये दोनों जो हमारी घात थी ये जमा हो जाएंगी, यानी 5 जमा 3। तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा, 2 तो ऐसे ही रहेगा, 5 और 3 को जोड़ देंगे तो 8। उत्तर आ गया 2 की घात 8। तो ये था हमारा पहला नियम कि यदि आधार एक जैसे हों और गुणा हो रहे हों एक जैसे आधार और उनकी घात अलग अलग हो, तो आधार को एक ही बार लिखा जाता है और दोनों ही घात को जोड़ दिया जाता है। इसके बाद हम करते हैं नियम नंबर 2। नियम नंबर 2 देखें तो देखिए जल्दी से क्या है। नियम नंबर 2 है कि यदि एक a संख्या है, उसके ऊपर हमने घात डाल दी m और उसी संख्या के ऊपर एक और घात डाल दी n, यानी जैसे कि आप 2 टोपी एक साथ पहन लेते हैं, उसी तरीके से इस संख्या a ने 2 घात एक साथ पहन ली, m और n साथ में। तो इसको हम क्या करते हैं, ये m और n की गुणा करा देते हैं हल करने के लिए। जैसे कि उदाहरण के तौर पे एक संख्या है हमारे पास 2 की घात है 3 और इसी घात के ऊपर एक और घात लिखी गई है 4। तो जब भी इस तरीके से घात के ऊपर घात होगी, यानी 2 घात एक साथ लगी होंगी, एक अंदर और एक ब्रैकेट डाल के बाहर, तो इन दोनों ही घात को हम गुणा करा देंगे हल करने के लिए, यानी 2 की घात 3 और गुणा 4। जो भी घात के रूप में संख्याएं लिखी जाती हैं, आपने ध्यान दिया कि वो आधार के कंपैरिजन में, यानी आधार को देखिए तो उनके कंपैरिजन में छोटा लिखा जाता है उनको। तो आपने भी इनको इसी तरीके से छोटे लिखना है, 3 गुना 4। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, हल करते हैं। 2 तो ऐसे ही रहेगा जो कि आधार है, 3 और 4 की गुणा करेंगे तो आ जाएगा 12। तो यानी हमारा उत्तर आ गया 2 की घात 12। दूसरा नियम भी हमें समझ आ गया। अब हम करते हैं तीसरा नियम। तीसरा नियम देखिए बेटा क्या है। a की घात m एक संख्या है, बटा में लिखी गई है a की घात n दूसरी संख्या। इसी बटा को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, या इस तरीके से एक प्रश्न दिया गया हो कि a की घात m भाग हो रही है, भाग का निशान बनाते हैं a की घात n से। तो यहाँ पर यह बिल्कुल पहले नियम जैसा है, जहाँ पर आधार एक जैसे थे जिनको गुणा किया जा रहा था, और यहाँ पर भी आधार एक जैसे हैं, देखो ध्यान से a और a, लेकिन ये आपस में क्या हो रहे हैं, भाग। इस बटा के रूप में लिखें या भाग के निशान लगा के लिखें, दोनों का मतलब सेम है। तो जब भी आधार एक जैसे होंगे
संख्याएं भाग हो रही होंगी तो इनकी घात आपस में घटा दी जाएंगी, यानी m माइनस n। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि जो घात ऊपर लिखी गई है m, उसको आगे लिखना है घटा करते समय, और नीचे वाली घात को बाद में लिखना है, यानी ऊपर वाली घात में से ही आपको नीचे वाली घात घटानी है। आप बड़ी संख्या या छोटी संख्या नहीं देखेंगे, आप देखेंगे जो संख्या यहाँ ऊपर लिखी गई है m, उसमें से नीचे वाली संख्या जो घात है उसको घटा देंगे। उदाहरण के तौर पे एक प्रश्न देखिए, जैसे कि अगर मैं आपको बोलूँ 5 की घात 8 बटा में 5 की घात 3, इसे हल कीजिए। यही प्रश्न आपको किस तरीके से और लिखा हुआ मिल सकता है, 5 की घात 8 भाग का निशान हो और लिखा हो 5 की घात 3। दोनों ही रूप से, किसी भी रूप में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आपका आंसर क्या होगा, आधार एक जैसा है तो 5 को लिख देंगे, ऊपर वाली घात में से यानी 8 में से आप इस नीचे वाली घात को घटा देंगे, यानी 5 माइनस 3। तो आंसर कितना आ जाएगा, 5 की घात 5। तो हो गया हमारा तीसरा नियम भी हल। इसके बाद हम करते हैं चौथा नियम। चौथा नियम देखिए क्या दिया गया है, a की घात m गुणा b की घात m। अब आप कहेंगे मैम ये तो बिल्कुल पहले नियम जैसा है, लेकिन नहीं, ये नियम पहले नियम जैसा नहीं है। पहले नियम में बेटा दोनों ही आधार एक जैसे थे, a और a, लेकिन घात अलग थी m और n। लेकिन अब जो नियम हम पढ़ रहे हैं, नियम नंबर 4, इसके अंदर दोनों आधार अलग अलग हैं, a और b, लेकिन घात एक जैसी है, यानी यह नियम पहले नियम का उल्टा है। तो इसको हम कैसे हल करते हैं, दोनों ही आधार अलग अलग हैं तो दोनों आधार को गुणा कर देते हैं, a और b। एक जैसा होता तो एक ही बार लिख देते, लेकिन ये दोनों तो एक जैसे नहीं है तो a गुणा b लिखा। और एक जैसा क्या है इनके पास, m एक जैसा है, यानी कि घात इनकी एक जैसी है तो उसको एक ही बार लिख देते हैं। तो यानी ये नियम बन गया कि अगर आधार अलग अलग हों लेकिन घात एक जैसी हो तो आधार को गुणा कर दिया जाता है और घात को एक बार लिख दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर जैसे एक प्रश्न मैं आपको दूं, 3 की घात 5 गुणा 4 की घात भी 5। तो यहाँ पर देखो दोनों आधार अलग अलग हैं, 3 और 4 आपस में गुणा हो रहे हैं, लेकिन दोनों की घात एक जैसी है। तो जो गुणा हो रहा है उसको गुणा करते हैं, 3 गुणा 4, वो तो गुणा हो रहा है। आधार एक जैसे नहीं थे तो इसलिए एक बार नहीं लिखा, दोनों को सिर्फ गुणा करके लिखा। अब क्योंकि इसकी घात एक जैसी है तो घात एक ही बार लिख देते हैं 5। अब इस 5 को तो नहीं हल कर सकते, लेकिन इस गुणा को तो हल कर सकते हैं। तो 3 चौक होता है 12, तो हमारा उत्तर आ गया 12 की घात 5। तो कितना इजी था हमारा नियम नंबर 4 भी। इसके बाद हम करते हैं नियम नंबर 5। नियम नंबर 5 देखिए क्या है, बहुत आसान है, लेकिन बहुत कई बच्चे इस नियम में बहुत गलतियां भी करते हैं। तो नियम नंबर 5 क्या है, कोई भी संख्या है a, उसकी घात है 0, तो उसका उत्तर हमेशा 1 होगा। सबसे आसान और सबसे आसानी से याद रखने वाला, कोई भी संख्या आपको दे रखी हो, जैसे कि कोई संख्या 12 है, इसकी घात अगर आपको 0 यानी 0 दे रखी है तो आप इसका उत्तर क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। कोई भी संख्या, जैसे मैंने यहाँ पे 12 ली, अगर मैं आपको बोलती 1200, इस संख्या की घात 0 है तो भी आंसर क्या आता, 1 आता। अगर मैं आपको बोलूं 1000, इसकी संख्या की घात भी 0 है तो भी आंसर क्या आएगा, 1। तो यानी कितनी ही बड़ी संख्या या कितनी ही छोटी संख्या क्यों ना हो, यदि उसकी घात 0 है यानी उसने 0 की टोपी पहनी है तो उत्तर क्या आएगा, हमेशा और हमेशा 1। तो ये हुए हमारे 5 नियम। इसके बाद हम करते हैं आगे की वर्कशीट। आगे हमें करना है नियम नंबर 6। तो चलो देखो नियम नंबर 6 क्या है, हमें दिया गया है a बटा a की घात n। अब इस घात n को जो नीचे लिखी गई है, एक बटा a की घात n, इस घात को नीचे की बजाय ऊपर लिखना हो या फिर इस घात को घटा के रूप में लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, a की घात माइनस n। जो घात नीचे लिखी गई थी उसको ऊपर लाना हो तो वो घटा में लिख दी जाएगी। उदाहरण के तौर पे समझिए बेटा, जैसे कि आपको एक संख्या दे रखी हो 1 बटा 3 की घात 2, आपसे बोला जाए कि इस 3 की घात 2 को घटा के रूप में लिख के दिखाइए, तो आप क्या करेंगे, नीचे 3 था उसको ऊपर ले आएंगे और जो घात नीचे 2 लिखी गई थी उसको -2 कर देंगे। इसी का उल्टा भी आपसे पूछा जा सकता है, आपको दिया गया हो कि 5 की घात -3 है और आपसे बोला जाए कि इसकी घात को जो घटा में लिखी गई है ना, इसको जमा में बदल दो, यानी 5 की घात को जो माइनस में है, जो घटा में है, उसको जमा में बदलो, जैसे कि होता है। तो आप क्या करेंगे, आप इस 5 की घात 3 जो ऊपर लिखी गई है ना, इसको नीचे ले आएंगे, 5 की घात 3 कर देंगे और ऊपर क्या कर देंगे, 1। यानी इस 5 का उल्टा कर दिया हमने, 5 का उल्टा यानी 1 बटा 5, और जो घात माइनस में थी वो होगी जमा में। तो हो गया ना कितनी आसानी से ये प्रश्न भी हल। अब इसी प्रश्न को और थोड़ा सा हम एलैबोरेट करते हैं और थोड़ा सा समझाती हूँ मैं आपको कि हम इसको किस तरीके से प्रश्नों में हल करने के लिए सिद्ध करेंगे। तो अगर मेरे पास दिया गया हो 2 बटा 3 और इसकी घात बोली गई हो 5, अब आपसे बोला जाए कि इसकी घात को घटा के रूप में व्यक्त करो, 2 बटा 3
और इसकी घात है हमारे पास 5। तो कैसे करेंगे हम इसको जमा वाली घात से घटा वाली घात के रूप में कैसे बदलेंगे? तो बहुत आसान है, जो संख्या यहाँ अंदर लिखी गई होती है ना, इसी का उल्टा कर देते हैं। उल्टा क्या होगा इसका, यानी 3/2। अंश हर बन गया और हर जो था वो अंश बन गया। 3/2 जैसे ही अंदर वाली जो संख्या थी उल्टी हो गई तो 5 भी उल्टा हो गया, यानी 5 क्या बन जाएगा, -5। ठीक है। अब इसी तरीके से अगर आपको घटा के रूप में दी गई हो 4/3, इसकी घात दे रखी हो -6, तो आप इसकी घात को माइनस से प्लस वाली घात में कैसे बदलेंगे? बहुत आसान है, वही तरीका है, जो अंदर यहाँ संख्या लिखी गई है ना, इसका उल्टा कर देते हैं। उल्टा करने का मतलब 4/3 का क्या हो जाएगा, 3/4। जैसे ही अंदर वाली संख्या पलट गई तो ये जो हमारी घात थी -6, ये भी क्या बन जाएगी, सिर्फ और सिर्फ 6। अब मैं एक प्रश्न आपको दे रही हूँ जिसे आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे कि आपका आंसर क्या आ रहा है। आपके लिए जो प्रश्न है वो है 3/5। ये आपको एक संख्या दे रखी है 3/5। इस संख्या की घात है -8। आपको बताना है कि अगर इस 3/5 की घात -8 को इसकी घात को जमा में बदलेंगे तो उत्तर क्या आएगा। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अब इसके बाद यहाँ पर जो उदाहरण दिए गए थे वो भी हम समझ चुके हैं। अब आगे की वर्कशीट में हमें बोला गया है कि जो हमने घातांक के नियम सीखे हैं उन नियमों का पालन करते हुए हमें कुछ उदाहरण या कुछ प्रश्नों को हल करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आइए अब हम निम्न का सरलीकरण घातांक के नियमों का प्रयोग करके करते हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, 17 की घात 2 गुणा 17 की घात 5। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, दोनों ही जो आधार हैं वो एक जैसे हैं। तो आधार एक जैसे थे तो मैंने तो उसको फटाफट से पहले एक बार लिख दिया, क्योंकि एक ही बार लिखना होता है। अब क्योंकि बीच में गुणा का निशान है और जो घातांक है वो अलग अलग है, तो गुणा का निशान देखते ही मैं दोनों ही घातांकों को जोड़ देती हूँ। तो उत्तर क्या आ जाएगा, 17 की घात 7। कितना आसान था। अगले पे आते हैं, 5 की घात 2 ब्रैकेट डाल के एक और घात डली हुई, यानी 2 घात एक साथ डली हुई। तो ऐसी घातों को कैसे हल करते हैं, दोनों घातों को गुणा कर देते हैं, यानी 2 गुना 7। तो 5 की घात क्या उत्तर आ जाएगा, 14। बहुत आसान था। अगला 9 की घात 10 बटा 9 की घात 4। तो जब भी ऐसी संख्या बटा में लिखी गई है यानी वो आपस में क्या हो रही है, भाग हो रही है, यानी ये कौन सा नियम है, तीसरा नियम। तो यहाँ पर हमें दोनों ही आधार देखने हैं एक जैसे हैं, 9 और 9 एक ही बार लिख दिया यानी हमने 9 को, और दोनों ही जो हमारी घात है उनको घटा देना है। क्या ध्यान रखना था, मैंने आपको बताया था, ऊपर वाली घात में से नीचे वाली घात को घटाना है, यानी 10 में से 4 को घटाकर लिखना है। तो क्या उत्तर आ जाएगा, 9 की घात 6। आसानी से हल हो गया। अगला है 3 की घात 4 गुणा 5 की घात 4। अब कंफ्यूज नहीं होना, ये नियम नंबर 1 नहीं है, ये कौन सा नियम है, नियम नंबर 4, क्योंकि यहाँ पर आधार अलग अलग हैं। तो इन दोनों अलग अलग आधारों को गुणा कर देते हैं, 3 गुणा 5, और घात जो 4 दोनों के पास एक जैसी थी तो एक ही घात इसको दे देते हैं। तो 3 पंजे 15 और 15 की घात 4 उत्तर आ गया हमारा। अगला और आखिरी जो कि नियम 5 पे आधारित है, 11 की घात 0। अब कोई भी संख्या है अगर उसकी घात 0 होती है, तो मैंने अभी आपको समझाया था ना कि अगर किसी भी संख्या की घात 0 हो जाती है तो हम उसका उत्तर क्या लिखते हैं, हमेशा 1 आता है उसका उत्तर। तो ये हो गए हमारे सारे के सारे प्रश्न हल। अब इसके बाद हम करते हैं आगे की वर्कशीट को। आगे की वर्कशीट में बेटा देखिए हमें क्या पूछा जा रहा है कि क्या हम वर्गमूल और घनमूल में लिखी हुई संख्याओं को भी घातांक के रूप में लिख सकते हैं। तो हमारा उत्तर होगा हाँ, हम ऐसी संख्याओं को भी घातांक के रूप में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हम वर्गमूल को किस प्रकार लिख सकते हैं। जैसे कि वर्गमूल 5 है, तो सबसे पहले याद कीजिए बेटा, जब भी आप वर्गमूल हल करते हैं तो आपको वर्गमूल हल करने के लिए वर्गमूल के अंदर बैठी हुई संख्या के जोड़े बनाने होते हैं ना, जो उसके गुणनखंड आते हैं उसके जोड़े। तो जोड़े बनाते समय हम 2 2 के जोड़े बनाते हैं। तो जब भी हम वर्गमूल को हटाकर उसका घातांकीय रूप लिखेंगे तो 5 की घात हो जाएगी 1/2। ये आपने याद रखना है। और इसी तरीके से जब हम घनमूल लिखना चाहें, अगर किसी संख्या का घनमूल क्या होता है, जहाँ पर हम 3 3 के जोड़े बनाते हैं, तो घनमूल लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 की घात 1/3। तो बस यही ध्यान रखना है हमने कि बाहर जो यहाँ पर संख्या लिखी गई है मूल के साथ, वर्गमूल का मतलब जहाँ पर 2 2 के जोड़े बनाए जाएं, घनमूल का मतलब जहाँ पर 3 3 के जोड़े बनाए जाएं। इसी तरीके से यदि आपको दे दिया जाए ये मूल है 5 का मूल, लेकिन कितनावां मूल, 7वां मूल, तो अगर यहाँ पर 7 लिखा हुआ आपको मिलेगा तो आप उसके घातांकीय रूप कैसे लिखेंगे, 5 लिखेंगे, और जो यहाँ पर बाहर इस तरीके से संख्या लिखी हुई है ना उसको बटा में लिख देंगे, 1 बटा में, यानी 1/7। इसी तरीके से अगर 5 लिखा हो और यहाँ पर लिखा हुआ हो 9, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, 5 की घात
1/9। कितना आसान है। अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ, आप मुझे उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि यदि आपके पास 7 लिखा हुआ हो इस तरीके से मूल में और यहाँ 11 लिखा हो तो आपका उत्तर क्या होगा। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आते हैं दोबारा हम अपनी वर्कशीट पे कि क्या हम इसको लिख सकते हैं। तो हमने बोला हाँ हम लिख सकते हैं और हमने समझ भी लिया कि हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, यानी कैसे हम वर्गमूल 5 को 5 की घात 1/2 लिख सकते हैं और घनमूल 5 को घातांकीय रूप में 5 की घात 1/3 के रूप में लिख सकते हैं। तो इस तरह से बेटा हमने 2 नियम और सीख लेने हैं आज की वर्कशीट में, जो कि है नियम नंबर 7 और नियम नंबर 8। नियम नंबर 7 हम समझ चुके हैं। एक और मैं एग्जांपल से आपको समझा देती हूँ। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, अगर 8 लिखा गया हो और बाहर वर्गमूल के अगर यहाँ पर 5 लिखा गया हो, मूल के 5 लिखा गया हो, तो आप इसको कैसे लिखेंगे। 8 इसी तरीके से, और जो संख्या यहाँ 5 लिख के दी गई है वो 1/5 बन जाएगी। तो यही यहाँ पर है कि अगर किसी भी संख्या a का nवां मूल निकाला जाए तो उसको घातांक के रूप में कैसे लिखेंगे, a की घात 1/n के रूप में। अब इसी तरीके से अगला प्रश्न है। अब इस अगले प्रश्न में एक अंदर एक वर्गमूल मूल n है और बाहर एक m है, तो इसको कैसे हल करेंगे। अंदर वाला हिस्सा हम हल कर सकते हैं ना, a की घात 1/n हो जाएगा और बाहर एक m पहले से है। अब ध्यान दो, ये वाला तो आपने रूल तो पहले ही सीख लिया कि अगर घात के ऊपर घात हो तो कैसे हल की जाती है, 1/n गुणा हो जाएगा m से। तो उत्तर क्या आ जाएगा, a की घात m/n। यही हमारा उत्तर आ रहा है यहाँ पे इस नियम में। तो इसी प्रकार यदि आपको एक प्रश्न दिया गया हो जो कि इस प्रकार से है और बाहर भी एक घात डाल दी जाए, तो आप इसको कैसे हल करेंगे। सबसे पहले आप इस अंदर वाले हिस्से को हल करेंगे ना, तो 3 की घात क्या हो जाएगी, 1/4, क्योंकि हमने सीख लिया। और ये जो बाहर घात डली हुई थी वो बाहर ही रही। देखो यहाँ पर ध्यान से, सिर्फ ये अंदर वाला हिस्सा हल करके हमने ये लिख दिया। अब घात के ऊपर घात है तो कैसे हल करते हैं, 3 की घात 1/4 गुणा 3। अब इस 3 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख देंगे, तो हमारा उत्तर क्या आ गया, 3 की घात 3/4। तो हल हो गया हमारा। 8वें नियम से इस प्रश्न को भी हमने हल कर लिया। तो इन्हीं 8 के 8 नियमों को हमने अच्छे से याद रखना है, इनकी प्रैक्टिस करनी है। सबके कुछ ना कुछ उदाहरण, एक एक उदाहरण आप ज़रूर करेंगे सभी नियमों के, ताकि आपको ये नियम अच्छे से याद रह सकें। अब इन्हीं नियमों के आधार पे हमसे बोला गया है कि हम कुछ संख्याओं को घातांकीय रूप में लिखकर दिखाएं। तो चलो स्टार्ट करते हैं, कैसे हम इसको लिख सकते हैं। पहला प्रश्न है वर्गमूल 7। क्योंकि यहाँ पर कोई संख्या नहीं लिखी गई है तो हम इसको वर्गमूल मान रहे हैं, वर्गमूल है ये, तो 7 इसी प्रकार लिख देंगे। और वर्गमूल का मतलब कितना हो जाती है घात, 1/2। वेरी गुड। अगला है 3, यहाँ लिखा गया है मूल के साथ, तो यानी ये कौन सा मूल है, घनमूल। तो इसको कैसे हल करते हैं, 11 ऐसे कैसे लिख देंगे और घात कितनी हो जाएगी घनमूल के लिए, 1/3। अगला देखो, अंदर तो एक वर्गमूल है लेकिन बाहर एक 3 लिखा हुआ है, तो पहले इस वर्गमूल को हल कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 5 की घात 1/2। 5 की घात 1/2 हो जाएगा। और एक घात हमारे पास बाहर भी लिखी हुई हमें मिली है, तो 5 की घात 1/2 तो अंदर वाला हिस्सा हो गया हल करके, ये जो अंदर वाला हिस्सा था, और ये जो बाहर 3 लिखा हुआ था वो बाहर ही रहा इस तरीके से। तो अब घात के ऊपर एक घात बन गई, तो इसको कैसे हल करते हैं, दोनों घात को गुणा कर देते हैं। तो कर देते हैं फटाफट से गुणा, 1/2 गुणा 3, तो उत्तर क्या आ जाएगा, 5 की घात 3/2। अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि कैसे हम इन प्रश्नों को हल कर रहे हैं। अगला प्रश्न 13 लिखा गया है और उसका कौन सा है, घनमूल। तो 13 की घात कितनी हो जाएगी, घनमूल हल करेंगे तो 1/3। और क्योंकि ये घात यहाँ 5 बाहर भी लिखी थी, वो बाहर की बाहर लिख देते हैं। तो अब इन दोनों को गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा, 5/3, क्योंकि 5 ऊपर आ जाएगा 3 नीचे, जैसे कि हमने इस वाले प्रश्न में हल किया था। तो कितने आसान थे ये उदाहरण। अब हम करते हैं आगे की वर्कशीट को। आज की हमारी आगे की वर्कशीट में हमें बोला गया है कि हम किस प्रकार से 4 की घात 3/2 को 2 विधियों प्रकार या 2 विधियों से इसको सरल कर सकते हैं, ये हमें सिखाया गया है। इसके सरल करने के ये 2 तरीके सिखाए गए हैं। इसके बाद मैं आपको एक तीसरा तरीका भी, आसान तरीका भी सिखाऊंगी। तो पहले हम इन 2 तरीकों को समझ लेते हैं जो इस वर्कशीट पे दिए गए, फिर हम उस तीसरे तरीके को समझेंगे जो हम इसके बाद सीखेंगे। तो पहला तरीका देखें क्या दिया गया है, 4 की घात आपको 3/2 दी गई है। इस 4 की घात 3/2 को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, पहले हम वो समझते हैं। हमने इस 3/2 को तोड़ के लिख लिया। हमने क्या करा, हमने इसको 1/2 को अलग कर दिया और 3 को अलग कर दिया इस 3/2 में से। तो हमारे पास क्या आ गया, 4 की घात 1/2 और गुणा 3। अब इसके बाद हमने क्या करा, 4 की घात 1/2 को तो इसके साथ ले लिया
और जो एक और घात बची थी ना उसको इस तरीके से लिख दिया, क्योंकि घात के ऊपर घात होती है तभी वो दोनों आपस में गुणा होती है ना, तो वही रूल हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। अब इसके बाद हमने देखा कि 4 की घात 1/2 है। तो अभी हमने पढ़ा था कि अगर 4 की घात 1/2 है तो यानी ये क्या है, वर्गमूल 4। और हमें पता है 4 की घात 1/2 का मतलब 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की घात 2 के रूप में, क्योंकि 4 जो है 2 गुना 2 होता है। अब 2 की घात 2 मिल गई, और ये जो थी 1/2 एक और थी इसके पास, तो इसको लिख देंगे 2 की घात 1/2 गुना 3। समझ आया आपको? या फिर हम ये भी समझ सकते हैं कि 4 की घात 1/2 का मतलब था वर्गमूल 4, और वर्गमूल 4 को हल करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, 2 प्राप्त होता है। वर्गमूल 4 को हल करने पर सिर्फ और सिर्फ 2 प्राप्त होता है। तो हम सीधा सीधा क्या करते हैं, हम यहाँ पर इसके जगह पर इसको 2 लिख देते हैं। जो हमारा यहाँ पर ये 1/2 था ना घात, 4 की घात 1/2, इसका उत्तर हमारा सीधा सीधा 2 आ गया, क्योंकि ये जो वर्गमूल 4 है इसका उत्तर 2 होता है। और क्या बचा उसके बाद, घात 3 बची। तो 2 की घात 3 का क्या मतलब है, 2 गुना 2 गुना 2, जिसका उत्तर आ गया 8। तो देखो इसी तरीके से यहाँ पर 8 दिया गया ना हमें। तो ये तो था हमारा पहला तरीका, यानी पहली विधि इसको हल करने की। दूसरी विधि भी हम समझ लेते हैं कि हमें क्या किस प्रकार हल करनी है। दूसरी विधि में भी जो 4 की घात 3/2 हमें दिया गया है, इसको हमने तोड़ के लिख लिया। अब की बार हमने क्या करा, 4 की घात 3 को अलग रहने दिया और 1/2 को अलग रहने दिया। अब 4 की घात 3 हमने एक ब्रैकेट में ले ली और बाहर हमने लिख दिया 1/2, क्योंकि घात के ऊपर घात है तो तभी ये इस तरीके से हल हो पाएगी ना, जैसे अभी हमने करी है। अब 4 की घात 3 हल कर लिया। 4 की घात 3 का क्या अर्थ है, 4 को 3 बार गुना करना, 4 गुना 4 गुना 4। तो ये कितना हो जाएगा, 64, क्योंकि 4 चौक 16 और 16 चौके 64। अब 64 की घात 1/2 बचा। अब 64 की घात 1/2 का क्या अर्थ है कि कोई संख्या ऐसी होगी ज़रूर जिसको 2 बार गुना किया जाए तो 64 आ जाए, जो कि क्या होती है, 8। या फिर हम ये भी समझ सकते हैं कि 64 की घाट 1/2 का मतलब हमें 64 का क्या निकालना है, वर्गमूल। तो 64 का वर्गमूल तो हमें सभी को पता है 8 होता है, क्योंकि 8 8 64, तो यानी 8 आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर, क्योंकि इसका 1/2 की घात का मतलब है वर्गमूल 64, जिसका उत्तर होता है 8। तो दोनों ही तरीके से देखो हमारा आंसर कितना आ रहा है, 8। तो ये तो थी 2 विधियां जो हमें आज की वर्कशीट में दी गई थी। अब मैं आपको समझाती हूँ एक और तीसरी विधि जो बहुत आसान है और जो आप बहुत से और प्रश्नों को हल करने में भी सिद्ध करने में भी अप्लाई कर पाएंगे, उसको कर पाएंगे, जो कि एनसीईआरटी में प्रश्न दिए गए हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं उस विधि को, तीसरी विधि को। तो तीसरी विधि देखिए बेटा क्या है, बहुत आसान और बहुत ही अच्छी विधि है, जिससे कि आप बहुत आसानी से प्रश्नों को हल कर पाएंगे। तो जब भी आपके पास इस तरीके का प्रश्न हो 4 की घात 3/2 के जैसा, जहाँ पर आपको इस प्रश्न को हल करना हो या सरल करना हो, तो हम क्या करते हैं, जो हमें प्रश्न दिया गया है उसमें आधार को देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर आधार 4 है, इस आधार के गुणनखंड निकाल लेते हैं। 4 के गुणनखंड निकालने आप सभी को आते हैं ना इस प्रकार से। 4 किसके पहाड़े में आता है, 2 के पहाड़े में। कहाँ पर आता है, 2 पर। फिर 2 के पहाड़े से करेंगे इस 2 को हल, तो कितना आ जाएगा, 1। तो यानी 4 के गुणनफल कितने आगे, गुणनखंड कितने आगे, 2 और 2। तो इस 4 की जगह पर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 2 गुणा 2, और जो घात बाहर डली हुई थी उस घात को वहीं बाहर डाले रखती हूँ, 3/2। अब इस 4 की जगह पर देखो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, 2 गुना 2। 2 कितनी बार गुणा करके लिखा, 2 बार। तो इस 2 की घात को 2 कर देती हूँ, फिर एक ब्रैकेट बनाती हूँ, और जो बाहर वाली घात थी वो फिर से वहीं लिख देती हूँ। तो मैंने सिर्फ क्या किया, इस 4 को हल करा, यानी जो इसका आधार था ना, सिर्फ इसी को मैंने हल कर लिया। पहले 2 गुना 2 करा, किस प्रकार करा वो आपको समझ आ गया, क्योंकि 2 बार गुना हो रहा था, इसलिए मैंने इसको 2 की घात 2 कर दिया। अब ध्यान से देखो, एक घात अंदर है, एक बाहर है, घात के ऊपर घात है, यानी 2 टोपी साथ में पहन ली। तो दोनों टोपियों को यानी दोनों घातों को क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 2 गुना 3/2 ये हमारा घातांक का नियम है। अब इस घातांक के नियम के अनुसार गुणा तो हो गया। अब ये गुणा किस प्रकार की जाती है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख देते हैं। 2 नीचे था, 2 ऊपर था, कट गया। तो सिर्फ मेरे पास यहाँ पर उत्तर में क्या बचा, 2 आधार वाला बचा, और घात में सिर्फ बचा 3। तो 2 की घात 3 अब कैसे हल की जाती है, 2 को कितनी बार गुणा करना है, 2 गुना 2 गुना 2, 3 बार गुणा किया, 1 2 और 3। तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। तो हमारा उत्तर कितना आ गया, 8। तो वही 8 उत्तर आया ना जो हमारा इस 2 विधियों से आ रहा था, जो वर्कशीट में दे रखी थी। तो ये है हमारी तीसरी विधि, जिससे हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो आप मुझे कमेंट कर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको पहली विधि, दूसरी विधि या इस तीसरी विधि में से कौन सी विधि सबसे अच्छे से समझ आई,
और आप कौन सी विधि से इन प्रश्नों को करना पसंद करेंगे। जो भी विधि आपको अच्छे से समझ आई है आप इस प्रकार के प्रश्नों को उसी से हल कीजिएगा। चलो अब करते हैं आगे की वर्कशीट। अब आगे की वर्कशीट में हमें कुछ और सवाल दिए गए हैं जिसे घातांकों के नियम का प्रयोग करते हुए हमें हल करना है। कुछ उदाहरण दिए गए हैं जो कि हल किए गए हैं पहले से ही। इन उदाहरणों को भी आप अपनी कॉपी में ज़रूर प्रैक्टिस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं पहले उदाहरण से। क्या है पहला उदाहरण? 2 की घात 2/3 गुणा 2 की घात 1/3। तो दोनों ही आधार एक जैसे हैं, दोनों की घातें क्या हो जाएंगी? आपस में जमा हो जाएंगी क्योंकि दोनों गुणा हो रहे थे। 2/3 जमा 1/3। अब जब हमने इस घातांकों को जोड़ा तो हमने देखा कि ये घातांकों का जो हर है यानी नीचे की संख्या है वो एक समान है। तो जब भी हम ऐसे भिन्नों को जोड़ते हैं जिनका जो हर है वो एक जैसा होता है, यानी नीचे की संख्या एक जैसी होती है, तो उनको जोड़ा नहीं जाता, उनको सिर्फ लिख दिया जाता है 3। जोड़ा सिर्फ हमेशा ऊपर वाली संख्याओं को जाता है। तो 2 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 3। तो 2 की घात 3/3 उत्तर आ गया। अब दोनों ही 3 कट जाएंगे, बन जाएगा 1। तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा? 2 की घात 1, यानी हमारा फाइनल आंसर आ गया 2। तो पहला उदाहरण हल हो गया। दूसरा उदाहरण हल करते हैं। दूसरे उदाहरण में देखो 3 की घात 1/5 और एक घात है बाहर। तो घात के ऊपर घात डली हुई है, यानी इसको कैसे हल करना है? 3 की घात 1/5 को गुणा कर देना है 4 से। अब 4 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा। अब गुणा करते समय भी हमें ध्यान रखना है ऊपर की संख्या की गुणा ऊपर से, नीचे की संख्या की गुणा नीचे से। तो 3 की घात 4/5 हमारा उत्तर आ जाएगा। तो हो गया हमारा दूसरा उदाहरण भी हल। तीसरे उदाहरण पर आते हैं। तीसरे उदाहरण में दिया गया है 7 की घात 1/5 और 7 की घात 1/3। अब क्योंकि ये बटा के रूप में लिखे गए हैं, यानी ये भाग हो रहे हैं, आधार एक जैसा है, तो आधार को एक ही बार लिखेंगे 7 और घटा लेंगे इनकी घातों को, यानी 1/5 जो ऊपर घात लिखी है उसी में से नीचे वाली घात घटानी है। याद रखना है 1/5 माइनस 1/3। लेकिन आप कहेंगे मैम यहाँ तो प्रॉब्लम है, 1/5 माइनस 1/3 करना है, यानी नीचे की संख्या एक जैसी नहीं है। 1/5 माइनस 1/3 भिन्नों को घटाना है, लेकिन इन भिन्नों को घटाते समय आप देख रहे हैं कि नीचे की संख्या यानी हर एक जैसा नहीं है। तो जिन बच्चों को याद नहीं है इसको कैसे हल करते हैं, रिवाइज कर लेंगे। मैं रिवाइज करवा रही हूँ। इसको हल करने का क्या तरीका होता है? एक लंबी लाइन डालते हैं, नीचे जो संख्याएं लिखी गई हैं उनको नीचे गुणा कर देते हैं, यानी 5 × 3 कर देते हैं। ठीक है, इतना आप कर सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ जो पहली संख्या लिखी गई थी 1, उसको ऐसे क्रॉस में मल्टीप्लाई करते हैं। इस 1 की गुणा ऊपर वाले 1 की गुणा नीचे से करनी है 3 से। तो कितना उत्तर आएगा? 3 आएगा। तो लिख देते हैं 3, 1 या 3, बीच में निशान था माइनस का, वो माइनस का निशान डालते हैं। अब इसके बाद नीचे अगली संख्या है ऊपर 1, उस 1 की गुणा करते हैं इस 5 के साथ। तो 1 पंजे 5, तो उस 5 को लिख देते हैं यहाँ पे। क्लियर हुआ? समझ आया? अब देखो ध्यान से, नीचे क्या हो रहा था? 5 × 15, तो नीचे की संख्या लिख देते हैं 15। ऊपर 3 माइनस 5, बीच में घटा का निशान है ना, तो करनी तो घटा ही है। 5 में से 3 घटाया तो कितना आएगा? 2। लेकिन क्योंकि 5 बड़ा है उसकी बात मानी जाएगी, उसका माइनस का चिन्ह उत्तर में ज़रूर आएगा। तो आंसर क्या आ गया? -2/15। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 7 की घात -2/15। यही घटा कर देखो यहाँ पर भी उत्तर आ रहा है। तो ये घटा आपने बहुत ध्यान से करनी है। जहाँ पर हमारे जो भिन्न हमें मिलते हैं घटा के रूप में, उनका अगर हर एक जैसा ना हो, नीचे की संख्या एक जैसी ना हो, तो उनको बहुत ध्यान से इस प्रकार से आपने हल करना है। ठीक है, अब हम करते हैं अगला उदाहरण, उदाहरण नंबर 4। अगले उदाहरण में ध्यान से देखिए क्या दे रखा है और क्या हल करना है। 13 की घात 1/5 गुणा 5 की घात 1/5। आधार एक जैसे नहीं है, तो दोनों आधारों को साथ में गुणा करके लिख दिया, 13 गुणा 5। और जो हमारी घात एक जैसी थी 1/5, उसको एक ही बार लिख दिया और अंदर वाली संख्या गुणा कर दिया। 13 पंजे 65 और जो घात थी वो आ गई 1/5। तो हो गया ना हमारे चारों उदाहरण कितने आसानी से हल। अब हमें नीचे 4 प्रश्न दिए गए हैं जिन्हें हमें हल कर कर उत्तर बताना है। तो चलो उसको स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखिए क्या दिया गया है। 3 की घात 1/3 गुणा 3 की घात 2/3। आधार एक जैसा है, दोनों गुणा हो रहे हैं, तो आधार एक ही बार लिख देंगे, और गुणा हो रहे हैं तो दोनों ही की घात जुड़ जाएंगी, यानी 1/3 जमा 2/3। कितना आसान है। अब क्योंकि जोड़ते समय हमने भिन्नों को ध्यान रखना था कि नीचे की संख्या एक जैसी हो, तो यहाँ तो बिल्कुल एक जैसी संख्या है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। तो 3 का 3 ऐसे ही लिख देंगे, और जो नीचे एक जैसा 3 था, यानी जो आधार जो हर एक जैसा था दोनों में, उस 3 को भी हमने यहाँ पर लिख दिया।
और सिर्फ ऊपर की संख्याओं को जोड़ लेना है। तो 2 और 1 3, तो 3 की घात कितना आ जाएगा यहाँ पर 3/3। तो इसको हम लिख देते हैं 3 की घात 3/3। अब ये दोनों 3 आपस में कर जाएंगे, बटा में है तो 1 आ जाएगा, तो उत्तर क्या बन गया 3 की घात 1। और 3 की घात 1 का मतलब 3 एक ही बार लिखा जाना, यानी फाइनल आंसर आ गया हमारा 3। अगला प्रश्न करते हैं। 5 की घात 3 गुणा और एक और घात उस पर डली हुई है 1/5, यानी घात के ऊपर घात। तो इसको कैसे हल करते हैं, दोनों ही घातों को गुणा कर देते हैं, यानी 3 गुणा 1/5। अब गुणा करते समय ऐसा कोई नियम नहीं है कि नीचे की संख्या एक जैसी होनी चाहिए या कुछ और होनी चाहिए। 3 के नीचे कुछ नहीं था तो मैंने 1 डाल दिया। यहाँ पर आप नीचे या ऊपर की संख्या को एक जैसा नहीं बनाएंगे, बस आप गुणा कर देंगे। ऊपर की संख्या की गुणा ऊपर और नीचे की संख्या की गुणा नीचे से। तो 5 की घात ऊपर गुणा किया, 3 एकम 3, 1 पंजे 5, तो आंसर आ गया 5 की घात 3/5। आसान था प्रश्न। अगले प्रश्न पे आते हैं। 5 की घात 2/5 भाग हो रही है क्योंकि बटा में लिखा गया। 5 की घात 1/5, दोनों आधार एक जैसे हैं, आधार एक ही बार लिख देते हैं और भाग करते हैं तो जो हमारी घात होती है वो घटा होती है, यानी 2/5 माइनस 1/5। अब यहाँ पर आपको ज़रूर देखना है कि नीचे की संख्या एक जैसी है क्योंकि घटा हो रही है। जमा और घटा करते समय ही हमें भिन्न की संख्याओं का हर देखना होता है कि क्या वह एक जैसा है या नहीं है। अब यहाँ पर तो एक जैसा था तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इस एक जैसे हर को हम एक ही बार लिख देते हैं, यानी नीचे 5 लिख देते हैं और ऊपर की संख्या को घटा कर देते हैं। 2 में से 1 गया 1, तो हमारा उत्तर क्या आ गया 5 की घात 1/5। हो गया ये भी हल। अगले और आखिरी प्रश्न पर आते हैं। 2 की घात 1/9 और 3 की घात 1/9 आधार अलग अलग हैं लेकिन घातें एक जैसी हैं, तो दोनों आधार को गुणा कर देते हैं। 2 गुणा 3 और जो आधार था उसको एक ही बार लिख देते हैं 1/9। अब अंदर की संख्याओं की गुणा कर देते हैं। 2 और 3 की गुणा करा तो कितना आ गया 6, और 6 की घात 1/9 आ गया हमारा उत्तर। तो कितना आसान था आज की वर्कशीट के सभी प्रश्नों को समझना। आज की वर्कशीट में आपने घातांक के कुल 8 नियमों को सीखा है। इन 8 नियमों को कॉपी में लिखिए, उनके उदाहरण लिखिए, उनकी प्रैक्टिस कीजिए। इस वर्कशीट के सभी सॉल्व यानी पहले से हल किए गए और जो आपने हल किया है उन उदाहरणों को, उन प्रश्नों को कॉपी में प्रैक्टिस कीजिए। एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड जो भी और क्वेश्चन है उन सभी की प्रैक्टिस भी आपने ज़रूर करनी है। आज की वर्कशीट की वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अगले आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।